हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट चैप्टर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मतलब कि ठोसों के चुंबकीय गुण। और अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो वीडियो होते हैं केमिस्ट्री में, वो दोनों टाइप के बच्चों को फोकस करके बनाए जाते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है ना? तो दोनों टाइप के बच्चे इससे हेल्प लेकर अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ठोसों के चुंबकीय गुण है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, तो इसका जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक सामान्य जो नॉलेज होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो सब्सटेंस होता है, जिसे मेटर और पदार्थ भी कहते हैं, तो दुनिया के हर टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं, कहीं ना कहीं पे उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक गुण पाया जाता है। उस गुण को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि चुंबकीय गुण कहते हैं। मतलब कि हर प्रकार के पदार्थ में कहीं ना कहीं पे चुंबकीय गुण पाया जाता है, और उस गुण को ही हम एक एग्जाम्पल यानी कि इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल देकर इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक छोटा सा सब्सटेंस माना जाता है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, माइनस चार्ज, और जब वो राउंड लगाता है न्यूक्लियस के आसपास, मतलब जो मोशन करता है, गति करता है, तो कोई सा भी सब्सटेंस जब क्या रहता है, मोशन करता रहता है, तो अपने आप उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनती है जिसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं, चुंबकीय गुण कहते हैं, और वो गुण उसके अंदर उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर हम आज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मतलब कि ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, इसके बाद हम इसको डीप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल सब्सटेंस मस्ट हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब कि सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। मतलब हर टाइप के सब्सटेंस में कहीं ना कहीं पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओरिजिनेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इन चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है ना? तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, कहीं ना कहीं पे उसके कारण ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की का ओरिजिन होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव लाइक ए माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट, मतलब कि एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना? क्योंकि परमाणु के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास राउंड कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन राउंड लगाता है। ठीक है ना? तो वो किसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर स्टडीड बाय इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन उसके चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी हम उसके मैग्नेटिक मोमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि चुंबकीय आघूर्णों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों से होती है। ठीक है ना? मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का जो ओरिजिन होता है वो इलेक्ट्रॉन की टू टाइप के मोशन से होता है। नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें ऑर्बिट मोशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं कक्षीय गति, और नंबर सेकंड दे रखा है स्पिन मोशन, जिसे बोलते हैं चक्रण गति। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की गतियां होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इसे हम समझ सकते हैं। और अच्छा, इसमें दे रखा है सबसे पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को हम डिनोटेट करते हैं किससे? म्यू से डिनोटेट करते हैं। ठीक है ना? तो इसका देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के ओरिजिन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की टू टाइप के मोशन होते हैं, दो प्रकार की गतियां होती है। ठीक है ना? एक होती है कक्षीय गति और एक होती है चक्रण गति, मतलब ऑर्बिट मोशन और स्पिन मोशन। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है ना? क्या होता है ये? तो सबसे पहले चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्बिट मोशन। ठीक है, तो ये देखना, ये सबसे पहले क्या है? एक एटम है। ठीक है, तो एटम के बीच में कौन पाया जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के आसपास
कौन राउंड लगाता रहता है? इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आसपास राउंड लगाता है, ठीक है। और यहां अपन देख लेते हैं इसका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण। यहां पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक, और ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसके बीच में कौन होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के आसपास कौन राउंड लगाए? इलेक्ट्रॉन राउंड जब लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं? ऑर्बिट मोशन, मतलब कि कक्ष की गति या कक्षीय गति भी बोल सकते हैं, ठीक। तो सिंपल सा है, जब कोई एटम है, एटम के बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के आसपास कौन राउंड लगाता है? इलेक्ट्रॉन राउंड लगाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन राउंड लगाता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट मोशन कहते हैं, कक्ष की गति कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से और भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल है सन है, सूर्य है, तो सूर्य के आसपास कौन चक्कर लगाती है? पृथ्वी। पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं। स्पिन मोशन, चक्रण गति, ठीक है। तो स्पिन मोशन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये मोशन कर रहा है अपने ही एक्सिस पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन डायरेक्शन, रोटेशन डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब कि चक्रण की दिशा, चक्रण की दिशा, रोटेशन डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या है इसका? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अब इसमें हम लिख देते हैं यहां पे स्पिन मोशन। स्पिन मोशन मतलब कि चक्रण गति, ठीक है। तो सिंपल सा है, चक्रण गति, स्पिन मोशन। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने ही एक्सिस पर मोशन करता है, अपने ही एक्सिस पर घूमता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? चक्रण गति कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा है। तो अपन ने देखा कि ऑर्बिट मोशन में क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास कौन राउंड लगाता है? इलेक्ट्रॉन राउंड लगाता है, ठीक है ना। जिसे हम ऑर्बिट मोशन या कक्ष की गति कहते हैं। जैसे कि सन सूर्य के आसपास कौन राउंड लगाता है? ठीक है, पृथ्वी राउंड लगाती है। उसी तरीके से ये है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने समझा स्पिन मोशन मतलब कि चक्रण गति, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है? जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये अपने ही एक्सिस पर राउंड लगाता है, अपने ही अक्ष पर क्या करता रहता है? गति करता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पिन मोशन मतलब चक्रण की गति। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास क्या है? बल्ब है, ठीक है ना। अब इस बल्ब को जैसे कि मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको ये मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये इस तरीके से इसे मैं घुमा रहा हूँ, तो ये क्या है? अपने ही एक्सिस पर घूम रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो रहता है, ठीक है ना, वो अपने ही एक्सिस पर क्या करता रहता है? राउंड लगाता रहता है, जिसे स्पिन मोशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्लियर किया? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भैया जो सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। मतलब कि हर टाइप के सब्सटेंस में कहीं ना कहीं पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, और जिसको हमने किसका एग्जांपल देके समझाया? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन में टू टाइप के मोशंस होते हैं, ठीक है ना। एक होता है ऑर्बिट मोशन और एक सेकंड होता है स्पिन मोशन। ऑर्बिट मोशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो एटम और एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आसपास जब क्या करता है? राउंड लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट मोशन कहते हैं। और स्पिन मोशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो रहता है अपने ही एक्सिस पर राउंड लगाता रहता है, ठीक है। तो ये टॉपिक इस तरीके से क्लियर होता है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। द सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। मतलब कि जो सब्सटेंस होते हैं
उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट दे रखा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब कि लोह चुंबकीय पदार्थ। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब कि फेरी चुंबकीय पदार्थ। इस तरीके से जो सब्सटेंस होते हैं उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 5 टाइप्स में। नंबर फर्स्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, नंबर सेकंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, नंबर थर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, नंबर 4 एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, नंबर 5 फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब कि हिंदी में देख लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नंबर थर्ड लोह चुंबकीय पदार्थ, नंबर 4 प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ और नंबर 5 फेरी चुंबकीय पदार्थ। इस तरीके से 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंसेस दैट आर वीकली अट्रैक्टेड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन वीकली अट्रैक्ट होते हैं, दुर्बल रूप से अट्रैक्ट होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसे जैसे जैसे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसे एक्सप्लेन करेंगे तो अपने आप ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं एटम मॉलिक्यूल और आयन ऑफ दिस सब्सटेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि परमाणु अणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अच्छा, एक ऑर्बिटल में अपन देखते हैं, ठीक है ना, अगर स्पिन आपको ये दिखे, ठीक है ना, तो ये क्या है? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वन पेयर्ड है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर्ड है। मतलब कि कहीं ना कहीं पे लास्ट स्टेज में क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद रखा देयर मैग्नेटिज्म केसेस वेर रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर या चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकत्व कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है। सिंपल सी बात है, मान लो ये मेरे पास चुंबक है, ठीक है, इससे कोई आयरन या फिर आयरन की कोई सी भी चीज ले सकते हैं, कील है, कील इससे अट्रैक्ट है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगी? सेकंड कील को भी इस तरीके से अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को ही हटा दे तो इन दोनों का चुंबकत्व क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल दे रखा है Cu2 Fe3 CO VO2 Cr3 OPDC। तो ठीक है ना, तो इन एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं कि कैसे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है ना, एटम मॉलिक्यूल और आयन ऑफ दिस सब्सटेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालकर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले दे रखा है देखे Cu2+, ये मैंने लिखा Cu2+, ठीक है, कॉपर। कॉपर का एटम नंबर कितना होता है? 29। ठीक है, तो कॉपर का एटम नंबर 29 होता है। चलो हम देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 3d बाद में फिलअप होगा, पहले 4s फिलअप होगा। ठीक है ना, तो 3d हमने लिखा और 4s2। चलिए यहां से यहां तक काउंट करते हैं तो ये टोटल हो जाता है 18। 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18। ठीक, और ये हो गया अपना 2, मतलब कि टोटल 20 का। ठीक है, अब कॉपर का होता है एटम नंबर 29। तो 29 देखें तो हमने देखा है कि इसमें करेक्शन होता है, मतलब कि 3d ऑर्बिटल में 9 आकर के आता है 10 और 4s में क्या आता है 1। ये हमने देखा था कॉपर में ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए, पहले हम पढ़ चुके हैं उसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाले टॉपिक में। तो Cu2+ अपन ने देखा, हमने कॉपर का एटम नंबर देखा कि यार कॉपर का एटम नंबर कितना होता है? 29 होता है। चलो उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये निकाला। तो कॉपर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकला, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 2+, मतलब कि 2 आयन इसमें डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक नंबर यहाँ से कम हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ टेल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या बचेगा? 9, ये 9 और यहाँ पे 0।
ठीक, अब लास्ट ऑर्बिटल, ये तो फुल फिलअप है पूरे, लास्ट बचा अपना 3d ऑर्बिटल, तो 3d देखते हैं अपन, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक, 9 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया। और थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा था, ठीक है, एटम आयन मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम, Cu2+ के बाद आयरन Fe3+, ठीक है, Fe3+, तो Fe3+ को हम बाद में देखेंगे, पहले आयरन का क्लियर एटम नंबर कितना होता है 26, तो 26 होता है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, ठीक है ना, 4s2 20 हो गया, ठीक, 26 तो 18 20 और यहाँ 3d के ऊपर कितना जाएगा 6, हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है 3+, मतलब कि 3 आयन इसमें से डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 तो इसमें से कम हो गया, 1 इसमें से कम हो गया, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ 5, वही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो ये भी इसका एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम, ठीक है, और भी एग्जांपल दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल चलो एक इसमें का समझ लेते हैं हम, CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो इसमें सेंट्रल एटम तो कॉपर है, इसमें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 3d को बाद में फिलअप करेंगे 4s2, ठीक है ना। कॉपर का एटम नंबर होता है 29, तो हम देख लेते हैं 29, ये CuO, इसका एग्जांपल देख रहे हैं, तो कॉपर का लेवल, ठीक है ना, तो 4s2, लेकिन वही ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए करेक्शन है, यहाँ 1 और यहाँ 3p, यह भी अपन ने देखा था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ दे रखा CuO, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं CuO, कॉपर को X मानेंगे, X प्लस ऑक्सीजन 1 टाइम में 1, ठीक है ना। ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन -2 = 0, 1 का इंटू करेंगे तो x - 2 = 0, x = +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है ना। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, तो +2 मतलब कि +2 इसमें से कैंसिल आउट कर देंगे, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3d के ऊपर क्या बचा 9, ये सब फिलअप है। वापस से देखेंगे अपन तो वही 3d9 मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं VO2 वैनेडियम डाइऑक्साइड, तो VO2 का भी अपन देख लेते हैं एग्जांपल। तो VO2 में क्या होता है, ठीक है, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, x + 2 - 2 = 0, 2 2 जा 4, x - 4 = 0, x = +4, मतलब कि क्या आएगा प्लस का 4, ठीक है। अब वेनेडियम का ऑक्सीजन, वेनेडियम का एटम नंबर कितना होता है, इसके इंडियन टाइटेनियम वेनेडियम 23, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिलअप करेंगे 4s2, यहाँ से यहाँ तक 18, यहाँ पे क्या आ गया 20। अब 3d जो है उसमें कितने फिलअप होंगे, तो अपने आप पता चल गया 3 फिलअप होंगे, ठीक है। अब इसमें कितना दे रखा है +4, मतलब कि कितने कम करना है अपने को 4 डिक्रीज करना है, तो 2 यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा और 2 यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1 का 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर अपना कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, जिनमें क्या रहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर नाउन एज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं
प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में इसको क्लियर कर लेते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द एटम मॉलिक्यूल और आयन ऑफ दिस सब्सटेंस आर कपल्ड, मतलब कि इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। ठीक है, अब सब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इसमें युग्मित होते हैं, मतलब कि जोड़े में होते हैं। ठीक है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अपने को पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और युग्मित मतलब पेयर्ड के लिए क्या होता है, एक और इलेक्ट्रॉन होता है। एक तो क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बोला कि इन पदार्थों के परमाणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। युग्मित का मतलब होता है ये कपल्ड, मतलब कि दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में इस पूरी डेफिनेशन का रीजन छुपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, मतलब कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। सिंपल सी बात है, एक इसमें क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, मतलब कि एक अगर इधर से घूमेगा तो एक इधर से घूमेगा, तो दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कैसा हो जाता है। ठीक है ना, एक दूसरे के इफेक्ट, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि एक तो क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो इसमें सिंपल सी बात है, तो इसको बोलते हैं अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या रहता है, कोई सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, जिसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या रहता है, सभी इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और पेयर्ड होने के कारण क्या होता है कि एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है ना, तो एक तो क्या होता है, इधर से घूमेगा और एक इधर से घूमेगा, तो दोनों के इफेक्ट को एक कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, Cu+, Zn2+, तो इसको करके देख लेते हैं कैसे इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सिंपल सा है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम क्लोराइड, अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे कि मैग्नेट है, चुंबक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको ये फील तो हो जाएगा कि यार सोडियम क्लोराइड है, जैसे साल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं, वाटर, तो चुंबक का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो फीलिंग आ रही होगी सोडियम क्लोराइड के वाटर की। ठीक है ना, बाकी प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इनका एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि सभी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। देखते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बैठना अपने को। ठीक है ना, तो इसमें सोडियम को हम मान लेते हैं X प्लस क्लोरीन है, ठीक है, 1 टाइम है, -1 = 0। ठीक है ना, X - 1 = 0, X +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। ठीक है, तो NaCl के लिए हम लेकर बैठे हैं +1। अब यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला, 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1 6 2 8 2 10 और 1 11 हो गया क्लियर। अब +1 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में क्या रहेगा, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, सब में बराबर इलेक्ट्रॉन है। जैसे 1s है तो इसके लिए 2, इसमें 2, ठीक है ना, p ऑर्बिटल है तो कितने 1 2 3 4 5 6 सब पेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए अब इसके बाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, TiO2, ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं TiO2। ठीक, अब इसमें भी सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। टाइटेनियम को क्या मानेंगे, X प्लस ऑक्सीजन 2, ऑक्सीडेशन नंबर -2 = 0, 2 2 जा कितने हो गए 4, X - 4 = 0, X +4। ठीक, अब आगे निकालते हैं हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम नंबर कितना होता है 22, ठीक है, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में बाद में फिलअप करेंगे, पहले 4s2। ठीक, यहाँ तक होगा 18 और यहाँ होगा 20, लाना है 22, 3d के ऊपर 2 फिलअप होगा।
ठीक है। आप कैंसिल आउट लास्ट ऑर्बिटल से करते आएंगे, ठीक है ना। तो कितने +4, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरे देखेंगे तो सब पेयर्ड है। लास्ट में 3 p 6 और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, ठीक है ना। ये भी अपना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। और भी आगे दे रखा है Cu+, ठीक है, Cu+, ठीक। चलिए ठीक है, तो कॉपर का एटम नंबर कितना होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d बाद में फिलअप करेंगे 4s, और कॉपर है तो 4s1 3d 9, ठीक है, सॉरी 3d 10, ठीक है 3d 10, क्योंकि इसमें करेक्शन है ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए, पहले बताया था, ठीक है। तो ये कॉपर का रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें कॉपर प्लस से मतलब एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 3d में फुल फिलअप है, मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, और 3d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट Cu+ के बाद जिंक 2+, ऐसे ही देख लेते हैं जिंक 2+, ठीक है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d बाद में फिलअप करेंगे 4s2 18 2 20, और जिंक होता है 30, तो 30 मतलब कि 10, ये हो गया 30, जिसमें से 2+ है, मतलब 2 डिक्रीज करना है, 2 डिक्रीज हो जाएंगे, और 3d के पास 10 मैक्सिमम 10 सभी पेयर्ड हैं, ठीक। नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि लोह चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा डोमेन, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद जो हम नेक्स्ट दोनों डेफिनेशनों को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ, तो इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे डोमेन के अकॉर्डिंग। तो ये डोमेन क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। In solid state, metal ion of substances are grouped together in small fragment. These are called domain. Hence, each domain behave like a small magnet. मतलब कि ठोस अवस्था में पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, इन्हें ही डोमेन कहते हैं। अतः ये प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है। मतलब कि सिंपल सा है कि सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस होते हैं उसके मेटल आयन जो रहते हैं वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, जिससे ही हम क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं पे मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो होते कैसे हैं ये तो हम देख लेते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डोमेन है इसी के अकॉर्डिंग पूरे पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएंगे, तो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस गेट पे मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप बता देता हूं कि ये जो ठीक है ना, जो सॉलिड स्टेट के में जो सब्सटेंस होते हैं उसके मेटल आयन क्या रहते हैं, स्मॉल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो कैसे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने बता दिया, अब ये जो मेटल आयन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, इन्हें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है कि इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये किधर भी, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के किधर भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, और इस तरीके से इनकी पोजीशन होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, अब इनका डायरेक्शन तो कोई फिक्स होता नहीं है, ठीक है, कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना, और ये क्या करते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं ये इस तरीके से निरस्त कर देते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इनके बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनका डायरेक्शन एक ही दिशा में हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कि ये जो दिखते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, मूव करने लगते हैं।
ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल, अब यहाँ पे क्या है, मान लो इनको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है ना, तो जितने भी ये सब्सटेंस है इनका सभी का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा, मतलब ये एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे और मैग्नेट की ओर, ठीक है ना, ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो सॉलिड स्टेट है, ठीक है, उसमें जो सब्सटेंस होता है उसके जो मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये दिख रहा है, ठीक है, ये मेटल आयन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है ना, तो इनका डायरेक्शन एक ही हो जाता है, मतलब ये एक ही दिशा में मूव करने लगते हैं, ठीक है, और डेफिनेशन भी इसी के अकॉर्डिंग है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। सब्सटेंस दैट आर स्ट्रांगली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, ठीक है, बहुत फास्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। In this the number of unpaired electron is high and the arrangement is in the same direction, मतलब कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा संरेखन एक ही दिशा में होता है, जैसा मैंने बताया। तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, इनका संरेखन मतलब एलिमेंट जो रहता है, ठीक है ना, एक ही दिशा में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, ये ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, they continue to show magnetism even when removed from the magnetic field, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी ये अपना चुंबकत्व दर्शाते रहते हैं। मतलब कि सिंपल सा है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ से हटा भी दें तो भी इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं पे बनी रहेगी, ठीक है। तो यही बोला है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से इनको हटा ले तो भी इनका मैग्नेटिज्म मतलब कि चुंबकत्व बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट हैज ए हायर वैल्यू, मतलब कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसा होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से मूव करते हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए इनका जो रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट जो रहता है वो कैसा रहता है, अधिक रहता है, मतलब कि ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जांपल दे रखे हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम डाइऑक्साइड, इनमें ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे डोमेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डोमेन के अकॉर्डिंग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि हमने फेरोमैग्नेटिक यानी कि प्रतिलोह लोह चुंबकीय पदार्थ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें जो सब्सटेंस होते हैं उनके मेटल आयन स्मॉल पार्ट में डिवाइड होते हैं और उनका एक ग्रुप बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और डोमेन, हर टाइप के डोमेन में कहीं ना कहीं पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, और वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ये हमने अभी इसके पहले डोमेन के बारे में क्लियर किया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, the domain structure in antiferromagnetic substance is similar to that of ferromagnetic substance, but their domain are oriented opposite to each other and cancel each other effect, मतलब कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थ के जैसी ही होती है, परंतु इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो डोमेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सम डोमेन ऐसे होते हैं जो सम डोमेन को, मतलब कुछ डोमेन, ठीक है ना, कुछ डोमेन को क्या कर देते हैं,
ठीक है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और कैंसिल आउट क्यों करते हैं? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि कुछ डोमेन इस तरह का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है ना, ठीक है, और कुछ डोमेन का डायरेक्शन ये होता है। मतलब कि अगर 4 डोमेन ऊपर है तो 4 डोमेन ही नीचे रहेंगे, और ये एक दूसरे के, ठीक है ना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, प्रभाव को निरस्त कर देंगे। मतलब कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? 0। मतलब कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो 0 रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया हमने एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि फेरी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे? डोमेन के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्लियर किया, मतलब कि लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ को जैसे हमने डोमेन के अकॉर्डिंग क्लियर किया, इसको भी डोमेन के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे। तो मैं एक बार और बता देता हूँ डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस होते हैं, उनके मेटल आयन जो रहते हैं वो स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होते हैं और एक ग्रुप बना रहते हैं, ठीक है। उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। साथ में हर एक डोमेन जो रहता है वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। चलिए, ठीक है। अब आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स इज अनइक्वल इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। That ferromagnetism is seen in the substance, मतलब कि डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, तब पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखा जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि डोमेनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, और वो फिर भी क्या रहता है? क्लियर नहीं होता है, मतलब कि असमान होता है, ठीक है। और सब्सटेंस में उस टाइम पे हम क्या देख सकते हैं? फेरी मैग्नेटिज्म देख सकते हैं। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कुछ डोमेन जो है वो क्या है? पैरेलल है, और कुछ डोमेन जो है एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। तो कुछ डोमेन जो पैरेलल है, कुछ डोमेन क्या है? एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल से एंटी पैरेलल जो रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और सम डोमेन ऐसे बच जाएंगे, ठीक है ना, कि जो इससे कैंसिल आउट नहीं होंगे, और जो बचेंगे वो इस पॉइंट को फॉलो करेंगे। पॉइंट क्या है? आर वीकली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो जो बचे हुए डोमेन हैं, जैसे कि ये बचा हुआ डोमेन है, ठीक है, ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि दुर्बल रूप से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण की, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके पहले हमने देखा था, तो मैग्नेटिक मोमेंट एंटी फेरोमैग्नेटिक का क्या निकला था? म्यू इज इक्वल टू 0, ये है। लेकिन इसमें क्या है? सभी डोमेन बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू रहेगी म्यू और 0, ये वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये रहेगी, ठीक। तो स्टूडेंट ये वाला टॉपिक यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मतलब कि ठोसों के चुंबकीय गुण, ये वाला टॉपिक अपना यहाँ पे क्लियर होता है। तो मैं आप लोगों से इतना सा कहना चाहता हूँ कि बेटा जब भी अपन स्टडी करें तो उसको हर टॉपिक को टाइम जरूर दें। ऐसा नहीं कि वीडियो को अपन आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं, नहीं, ऐसे कुछ कोई स्टडी नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज करना है, डीप नॉलेज लेना है, तो सबसे मेन चीज है कि टाइम तो देना पड़ेगा, और टाइम देने के बाद आपको कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप टाइम भी दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दुनिया की ऐसी कोई सी चीज नहीं होती है जो इंसान के बस में नहीं है। हर टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं, हर चीज को हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री से ही मतलब नहीं है, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट को हम टाइम देकर और मेहनत करते हैं उसमें तो वो हमेशा क्लियर होता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू।